आदाब, चलती रहेगी जिंदगी में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो आज खास मौजू पर हम बातचीत करेंगे। खास मौजू दरअसल ये, जब हिंदी सिनेमा की बातचीत होती है तो उससे पहले के दौर की बातचीत अगर हम करें तो थिएटर के आगाज़ की बातचीत होती है। मौजूदा वक्त में थिएटर के हयात की बात अगर हम करें तो बहुत से बच्चे अगर थिएटर की बात करेंगे वो जानते तो हैं, लेकिन इस थिएटर के खद्दोखाल क्या है, खाका क्या है, इससे वो नावाकिफ़ है। वो इसलिए क्योंकि थिएटर को पहले जितनी मकबूलियत मिल रही थी और जितना इसका ग्राउंड था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में जिस तरीके से पहले थिएटर के लोग शौकीन थे, थिएटर जाया करते थे और वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ होते थे बड़े बड़े, हालांकि ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त में थिएटर आर्टिस्ट नहीं हैं, बहुत सारे हैं। और इंडियन सिनेमा में अगर बॉलीवुड की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कद्दावर ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं जिन्होंने थिएटर का सहारा लिया, थिएटर से एक्टिंग को इस तरह से चमकाया जैसे कोई सुनार या फिर सर्राफा अब हीरे की पहचान कराता है या फिर हीरे कोयले को जलाकर हीरा बनाता है, इस तरीके से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी, हम थिएटर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के एक थिएटर आर्टिस्ट हैं जिन्हें रूहे रवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले 30 सालों से जो उन्होंने खिदमत थिएटर के हवाले से अंजाम दी है वो काबिल सताइश भी है और साथ ही उसे फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए मौजूदा वक्त में थिएटर की तरफ लोगों का रुझान जो है कम हो रहा है। उसकी वजूहात क्या है और थिएटर किस हद तक अभी अगर एक थिएटर आर्टिस्ट के नज़दीक या उनसे सवाल किया जाए तो क्या थिएटर का जो रुझान था वो अभी बहुत हद तक बाकी है, नहीं बाकी, या इस तरफ किस तरह के काम करने की ज़रूरत है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसीलिए हमने आज ख़ास मेहमान को मदऊ किया है क्योंकि हम मुख्तलिफ शोबे हयात से जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा आज का हमारा मौजू है कि थिएटर मौजूदा वक्त में क्या अभी लोगों के लिए जहां है या नहीं है, जहान के तौर पर वो देखते हैं या नहीं देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सिनेमा का रुख कर लेते हैं और थिएटर की बारीकियों को नहीं समझते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मौजूदा वक्त में जैसा कि नाज़रीन हम जानते हैं कि अभी कोरोना के फैलाव की बात करें या फिर कोरोना के केसेस की बात करें तो लगातार केसेस दिल्ली में खासकर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद एक बार फिर से शक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि क्या फिर से कोरोना की तादाद जो है ना सिर्फ दिल्ली, अब ये दिल्ली से निकलकर दूसरे रियासतों में भी पहुंचेगी, इस तरह के कई सवाल हैं। इसीलिए हमने डॉक्टर साहब को भी मदऊ किया ताकि उनसे समझा जा सके कि मौजूदा हालात में जो कोरोना के केसेस जो बढ़ रहे हैं, दिल्ली में कई गुना इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात है, क्योंकि WHO ने भी नए स्ट्रेन के हवाले से निशानदेही की है। ये हम तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि न्यू कोविड वेरिएंट जो है वो डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा क्या जो कुछ इलाकों में कोरोना के वेरिएंट्स दिखाई दे रहे हैं या फिर उनकी तादाद बढ़ रही है तो क्या इसका फैलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये कई सवाल हैं जो हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता साहब हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं गंगाराम हॉस्पिटल के। आपका वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। सर, अभी अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई गुना इजाफा कोरोना के केसेस में हुआ है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? फिर उसके बाद हम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे आपसे। नमस्कार। देखिए, अगर हम पास्ट में देखें पिछले 2 सालों में अप्रैल मई जून में पीक्स आई हैं। अगर हम पहली पीक भी देखें तो इसी टाइम आई थी। दूसरा, स्कूलों के बच्चे, मतलब स्कूल खुले हैं जिसमें बच्चों ने जाना शुरू किया है और ये मेनली अनवैक्सीनेटेड ग्रुप था। सो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड टाइम था, थोड़ा जल्दी आ गई। जो हमारी जनवरी फरवरी वाली पीक थी उसके बाद बहुत कम टाइम में वापस इन्फेक्शन आया है, बट शायद थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड था। स्कूल जाएंगे बच्चे, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन फैलेगा। वैसे भी अगर हम साइकिल देखें कोविड की तो छोटी मोटी पीक आने का अंदेशा था इस टाइम, और नॉर्मली लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे जुलाई में आएगी, थोड़ा जल्दी आ गई। बट कहने का मतलब ये है कि अभी तक न्यूज़पेपर मीडिया में ज्यादा परेशानी कर रहा है ये, अदरवाइज आम मामला को कम परेशान कर रहा है। सिंपल वायरल इन्फेक्शन जैसा ही है।
आपने कहा कि न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में इस तरह की खबरें दिखाई दे रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर WHO ने कहा है न्यू स्ट्रेन को लेकर कि हमें तैयार रहने की ज़रूरत है, तो क्या लोगों को इस हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत नहीं? देखिए, एहतियात तो बरतना पड़ेगा ही। मींस मास्क पहन सकते हैं, बट एस्टेब्लिशमेंट्स बंद नहीं करने चाहिए, स्पेशली स्कूल्स नहीं बंद करने चाहिए। एहतियात तो आप ये मान के चलें कि एक मास्क ही है जिसको हम रेगुलरली जो यूज करना हमने बंद कर दिया था, उसको वापस ले आए। बाकी मुझे नहीं लगता हमें कोई इस समय वरी करने की जरूरत है। नजर रखें, नया स्ट्रेन आ भी रहा है तो उससे मालूम पड़ेगा कि सिम्टम्स और कितने सीवियर हैं। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे BA2 BA1 था, आपका ओमिक्रॉन था, तो हमें गिनने भी छोड़ने चाहिए, नंबर गिनने छोड़ देने चाहिए, पब्लिक बुलेटिन बंद कर देना चाहिए निकालना। और बट नजर रखें गवर्नमेंट लेवल पे, हॉस्पिटल लेवल पे, फिजिशियन लेवल पे कि सिम्टम्स कितने सीवियर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें एक्शन लेना चाहिए। तो इलाकों में किस तरह से इनकी तादाद है और फिर उसके बाद क्या हालात हैं? पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि डॉक्टर धीरेन ने कहा। और हम अपने PCR से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ डॉक्टर्स के डिजिग्नेशंस और जो मेहमान हमारे साथ उनके नाम वाले विंडो को स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस खास मेहमान का इंतजार था वो इस वक्त TV स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर धीरेन साहब, मैं आपसे सवाल करूंगी कि पैंडेमिक आखिर ख़त्म क्यों होगा, क्योंकि सभी के जहन में सवाल है। जब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें मुहतात रहने की ज़रूरत है, और इंतज़ार नए वेरिएंट्स पर लोग, माफ़ कीजिएगा, इंतज़ार नहीं, घबराहट का लोग भी इंतज़ार या अंदेशा दिखा रहे हैं, खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो क्या ये घबराहट उनके अंदर होनी चाहिए, नहीं हो जानी चाहिए? अब उनका ये कहना है कि ये ख़त्म कब होगा, इस तरह के मैं सवाल करूंगी आपसे। लेकिन इस वक्त ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुश्ताक अली अहमद खान साहब रिनोन्ड एक्टर हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं। आपका इस्तकबाल, अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू को। और आपका इंतज़ार हो रहा था। मैं PCR से ये भी कहना चाहूँगी कि अगर पॉसिबल हो पाए, क्योंकि हमने तस्वीरें रखी हैं अपने नाज़रीन को दिखाने के लिए, ताकि वो समझ पाएँ कि हम आज जो मौजू जिस अख़ज़ किया है हमने थिएटर का, वो थिएटर किस तरीके से काम करता है और मुश्ताक साहब उसमें किस तरीके की तवानाई पैदा करते हैं, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि बोलने से ज़्यादा तस्वीरें बोलती हैं। अगर तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाई जाए, और इस वक्त दिखाई भी जा रही हैं जो TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर का थिएटर है जहाँ पर कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाते हैं। वो नाज़रीन जो जम्मू कश्मीर बुलेटिन हमारा देखते हैं, वो उस बुलेटिन के ज़रिए जान पाते होंगे और ये देख पाते होंगे कि हमेशा जम्मू कश्मीर के इन स्टेडियम्स में या इन थिएटर्स में फोक कल्चर को जम्मू कश्मीर के बढ़ावा दिया जाता है। और जो पुरानी रिवायत रही है जम्मू कश्मीर की, जो फोक आर्टिस्ट रहते हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहते हैं, एक्टर रहते हैं, उनकी तरफ से कई प्ले और ड्रामाज को फिल्माया जाता है, और जिस पर जो शायकीन रहते हैं, नाजरीन जो रहते हैं, वो आशश करते हुए नहीं थकते। ऐसी ही तस्वीरें TV स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो ये तो है कि तस्वीर है जो हम लोग देख पाते हैं, लेकिन थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में अगर किसी बच्चे से आप थिएटर आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे तो उन्हें इतना नहीं पता होगा जितना किसी बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में पता होगा। मुश्ताक अली अहमद साहब इस तमाम चीज़ों का मुरक्कब हैं, कहा जाए गलत नहीं होगा। मुश्ताक साहब, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि वादी कश्मीर एक ऐसा इलाका है, ख़ित्ता है, जहाँ पर बंदिशें भी होती हैं, कभी कभी हालात साजगार नहीं होते हैं। थिएटर आर्टिस्ट के लिए वो दौर कैसा होता है, और अगर इस दौर से थिएटर आर्टिस्ट गुजर रहा होता है तो उनकी जहनी कैफियत कैसी होती है? इस वक्त जम्मू कश्मीर के थिएटर को आप कहाँ देख पाते हैं? आपने सही फरमाया कि पिछले खासकर जो 3 दिहाइयां गुजरी हैं हमारे कश्मीर में, तो कोई भी एक्टिविटी जो आर्ट एंड कल्चर से लेकर के है वो बहुत एकदम बैक बर्नर पे जा चुकी है, क्योंकि ये लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए मुझे लगता है सबसे लीस्ट केयर्ड फील्ड है। या लोगों के लिए भी इसमें आना या इस चीजों को बढ़ावा देना, हौसला अफजाई करना बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि सबसे पहले एसेंशियल चीजें आती हैं जब हालात खराब होते हैं। तो आर्ट, कल्चर, थिएटर हो, सिनेमा हो, इस पे सबकी नजर आखिर में पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं
चाहे वो फोक थिएटर के आर्टिस्ट हैं, कंटेम्परेरी थिएटर के हैं, फोक म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक है, सूफियाना है, और बहुत सारे जो फोक डांस भी हमारे हैं, तंबाली, रोफ, उससे जो लड़के लड़कियां जुड़े हैं, खासकर जवान, उनका कमाल है। मैं उनको शाबाशी देता हूं कि वो इन तमाम हालात के बावजूद भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी बताना चलूं कि ये फील्ड इन आर्टिस्टों को कोई अच्छी खासी माली मदद प्रोवाइड नहीं करता है, उसके बावजूद ये लोग ये काम करते हैं, और ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इन चीजों का शौक है। ये जो थिएटर है, सिनेमा है, डांस, ड्रामा, ये सब शौक की चीजें हैं, जज्बे की चीजें हैं, और जज्बे से ही होती हैं। ये चीज पैसा न, बिल्कुल आपने कहा जज्बे के तहत होती, जाहिर सी बात है एक आर्टिस्ट जिसका लगाव होता है और झुकाव होता है वो बहुत कुछ कर जाता है जिसको इंटरेस्ट ना हो। मुश्ताक अली साहब, आप भी 30 सालों से इस फील्ड में हैं, आपको क्या कभी ऐसा लगा, जैसे कि आपने कहा कि जितना थिएटर आर्टिस्ट देते हैं उतना उन्हें मिलता नहीं है, तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपने इस फील्ड में आकर गलती की? मुश्ताक साहब, अच्छा खासा पैसा मिलता है। बोलिए मुश्ताक साहब, शायद आप शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी फॉल्ट है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर धीरेन का रुख करेंगे। डॉक्टर धीरेन साहब, मैंने कुछ देर पहले सवाल किया था, वो ये कि अब लोग यही पूछते हैं कि कब ख़त्म होगा ये वायरस, इसका किसी के पास जवाब नहीं है, लेकिन इस जवाब के करीब क्या हम पहुंच रहे हैं या नहीं? डॉक्टर धीरेन, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। नहीं, अभी भी नहीं सुन पा रही हूँ मैं आपको। एक मिनट, यस, अब आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है आवाज? आ रही हाँ, देखिए, एक लाइटर मोड पे हम लोग बात करते हैं जब हम डॉक्टर और साइंटिस्ट बात करते हैं कि शायद कोविड को भी नहीं मालूम वो क्या कर रहा है और कब वापस आना चाहता है और कब इस जहां से जाना चाहता है। अगर आप याद करें, पहले वेव के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि अब कोविड नहीं आएगा। उसके बाद बहुत जोरों शोरों से डेल्टा वेव आई। डेल्टा वेव के बाद एक तरह से लोगों ने प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया बिना एविडेंस के कि अब 3 महीने बाद आएगी, 2 महीने बाद फिर से आएगी, 4 महीने बाद फिर से आएगी। तो कहने का मतलब है शायद कहीं ना कहीं साइंस के पास ये आंसर अभी नहीं है। अगर आप अभी देखें, जनवरी फरवरी में वेव गई है और प्रेडिक्शन था कि शायद जून में वेव आएगी, और इस समय क्या चल रहा है, जून तो काफी दूर है, तो उससे पहले ही लग रहा है कि वेव की तरफ हम जा रहे हैं। चाहे ये माइल्डर वेव हो, चाहे छोटी सी वेव हो, बट वेव तो है। तो इसका आंसर अभी तक साइंटिस्ट के पास नहीं है। अगर हम पुरानी वेव्स को देखें जो इन्फ्लुएंजा की भी शुरू हुई थी, वो अराउंड 10-12 साल तो चली थी, एक बार वेव आ गई, धीरे धीरे माइल्ड हो जाती है। बट इस वेव के बारे में शायद प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये जवाब नहीं है, मतलब इस सवाल का जवाब नहीं है, और इस सवाल का जवाब लोगों को ही समझना होगा कि ये सवाल आप करें ना, बट इस सवाल के साथ आप चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं कि कोरोना है और आपको कोरोना का ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि आपको अपना ख्याल रखना है। मुश्ताक अली खान के पास फिर से मैं लौटती हूँ। मुश्ताक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि कुछ देर पहले आपने एक बात कही कि वो थिएटर आर्टिस्ट जिनकी तादाद काफ़ी है, जो इन अरसों में 30 सालों में जो माशरे को, समाज को मिले हैं, और इन 30 सालों में आपके ज़रिए जो माशरे और सोसाइटी में सामने आए हैं, वो जितना करते हैं उन्हें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक शख्स खड़ा है जिसे हम कह सकते हैं मुश्ताक अली के दम से रोशन है थिएटर का जहां, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब थिएटर आर्टिस्ट की मजबूरियों को आप इतना समझते हैं, तो जाहिर सी बात है आपने भी इन तमाम रुकावटों से सामना किया होगा। तो क्या ऐसे वक्त में आपको ऐसा लगा कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूं? जी नहीं, मुझे 40 साल हो गए पूरी तरह से इस फील्ड में आए हुए। अच्छा। लेकिन मैं कुछ चौंके दूरदर्शन के साथ भी जुड़ा रहा, तो कभी कमाई भी हुई, कभी नहीं भी हुई। हाँ। लेकिन एक क्या बोलूं, मैं किसी के कहने पे नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरे साथ। बस वही एक शौक है कि वो इस फील्ड में 40 साल देने के बाद अब मैं ये नहीं सोचता कि मुझे मतलब गलती हुई मुझसे, ये मैंने गलत रास्ता चुना। मैंने सही चुना और मैं बहुत खुश हूँ।
मैं मुतमईन हूं अपने काम से। देखिए पैसा जो है वो आएगा, वो खर्च हो जाएगा, पैसा रहने वाला नहीं है, लेकिन शौक का जहां पूरा होना है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने बहुत दर्द सहे, बहुत मुश्किलात उठाई हैं, अच्छा वक्त भी देखा, बुरा भी देखा, लेकिन जो जज्बा है वो कभी कम नहीं हुआ। और जो सही मानों में आर्टिस्ट हमारे कश्मीर में भी हैं, मैं अकेला नहीं हूं, और भी हैं मेरे साथ, तो जिनके अंदर जज्बा आज भी है वो काम कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल। और थिएटर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, थिएटर में उन्हें बहुत वक्त देना पड़ता है, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे होते थे तो ड्रामा क्लब की तरफ जा रहे होते थे तो वो दिन भर वहां बैठे रहते थे। हम सोचते थे इनके पास इतना टाइम होता है क्या? तो ये जो टाइम है, ये शौक ही, वो जज्बा ही उन्हें वहां ले जाता है और बेवक्त वहां पर वो बैठे रहते हैं। ना सिर्फ बैठे रहते, बहुत कुछ बारीकियां वो सीखते हैं। तो ऐसा कोई आपके साथ कोई वाकया पेश आया हो जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, अगर मैं उस वक्त नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता? तो शेयर करेंगे। नहीं, वो सोचने में तो आता है कि जो मेहनत, जो वक्त और जो मैंने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल थिएटर में किया, ये कहीं और करता तो जाहिर है पैसे के एतबार से मैं बहुत ज्यादा कमाया होता, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन जो इत्मीनान, जो मुझे खुशी इस फील्ड में मिलती है, अब देखिए आज आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने की, अगर मेरे पास 100 करोड़ भी होता लेकिन ये काम नहीं होता तो शायद आप मुझे नहीं बुलाते। तो सिर्फ पैसा जिंदगी में काफी नहीं होता, अपना शौक और शौक को पालना और आप जैसे लोगों की मोहब्बत और इज्जत मिलना, ये भी एक मायने रखती है मेरे लिए। तो अभी आपके से जो सीख रहे हैं नए आर्टिस्ट, उनको सबसे पहला जो टिप्स है और मंत्र है तो क्या आप देते हैं? थिएटर के लिए जैसे आपने अभी फरमाया कि वक्त की दरकार है, वक्त ही नहीं, वक्त के साथ लगन भी चाहिए। बिल्कुल। मतलब आप रातों रात अमिताभ बच्चन बनेंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको काफी वक्त देना पड़ेगा, लेकिन जितना वक्त देते हैं उतना आपको फायदा भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। वो चाहे आपको थिएटर का एक्टर बनाए, यह जरूरी नहीं कि आप एक्टर ही बनने के लिए थिएटर में आते हैं। जो थिएटर की आपकी ट्रेनिंग होती है, उससे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, आपके अंदर एक एतमाद पैदा आता है। आप चाहे पुलिस में जाइए, आईएएस सर्विसेज में जाइए, वकील बनिए, कहीं भी जाइए, लेकिन थिएटर की ट्रेनिंग जो है आपके हर फील्ड में, जिंदगी के हर शोबे में काम आती है और आपको एक पुख्ता इंसान और एक प्रेजेंटेबल इंसान बनाती है। आप बात करने में, चलने में, इंटरव्यू देने में, कहीं पढ़ाने में, आप टीचर का काम करेंगे तो वहां पर भी ये जो है थिएटर की जो ट्रेनिंग है, एक आपकी पर्सनैलिटी। कई शोबों की आपने बात की, तो जब डॉक्टर धीरेन्द्र साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं उनसे भी पूछ लेती हूँ कि क्या कभी उनको वक्त ऐसा मिला कि वो थिएटर्स का रुख कर रहे और उन्होंने कुछ देखा, या फिर कॉलेज के ज़माने में, तालिब इल्मी के ज़माने में कुछ ऐसा शौक उनके अंदर भी रहा हो? तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा शेयर करिएगा डॉक्टर धीरेन्द्र साहब। एक ये फील्ड है जिसमें शायद मैं बहुत ही नौसिखिया रहा हूँ, और कभी गाने की कोशिश या कुछ इस टाइप की कला कोशिश भी की मैंने, और मैं बिल्कुल असफल रहा हूँ। और मैं इसमें बात कहने में हिचकता नहीं हूँ। मैंने बाथरूम सिंगर बनने की भी कोशिश करी, तो मैं अपना गाना सुनकर खुद ही शर्मा जाता था। तो मैंने इस चीज को मैंने मान लिया, ये शायद मेरे ये टैलेंट है नहीं मेरे। सब में टैलेंट ही नहीं होता। कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसलिए सवाल किया था आपसे क्योंकि इस पर बात हो रही, तो खुशगवार माहौल में बात हो रही। तो डॉक्टर साहिबान जो होते हैं ना, बहुत शौक रखते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो हमारे कॉलेज में या फिर आसपास के लोग डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लेकिन एक कमाल का उनके अंदर एक्टर जो है छिपा हुआ होता है, या फिर वो बहुत अच्छा गुनगुनाते हैं, गाते हैं। तो मैं सोचा कहीं धीरेन्द्र साहब के अंदर भी तो ऐसा शख्स नहीं छुपा हुआ, तो उसे मैं बाहर निकालूं। बहरहाल मुश्ताक साहब, मैं आपके पास आऊँ इस सवाल के साथ कि आप तकरीबन 40 सालों से, आपने कहा कि आप आर्टिस्ट के तौर पर जिंदगी जी रहे हैं, तो इन 40 सालों में आपको थिएटर पहले से लेकर अब कहां पर दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि तवज्जो का मरकज़ इंतज़ामिया और सरकार या फिर जो आला ओहदेदार है उनके गिर्द ये थिएटर नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अच्छा भी हुआ होगा। तो कुछ अच्छा हुआ है तो वो क्या है, और अगर जो कुछ करने की ज़रूरत है उस तरफ ध्यान दिलाने के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे इंतज़ामिया से? देखिए, जब मैं 81 में बाज़ाब्ता तौर पे थिएटर में आया, उससे पहले टीवी पे, रेडियो पे प्रोग्राम छोटे मोटे करता था, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे फुल टाइम मैंने थिएटर 81 में ज्वाइन किया और 40 साल से ऊपर हो गए। थिएटर अच्छा था
और आप एक बात की बड़ी हैरानगी होगी कि 80 के दहाई में कश्मीर में बहुत ज्यादा हिंदी थिएटर हुआ करता था, क्योंकि हमें हिंदी में अच्छे ड्रामे मिलते थे जो कौमी सतह पे भी खेले जाते थे, जैसे गिरीश कर्नाड के, बादल सरकार के, और भी बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स थे नेशनल लेवल के, उनके ड्रामे हम खेला करते थे कश्मीर में। ये 80 की दहाई में रहा, और आते आते 88, 89 में थोड़ा थिएटर पे असर पड़ा और थिएटर लगभग बंद हो गया 89 के आते आते। तो 15 साल तक तो मानिए कि बिल्कुल थिएटर हुआ ही नहीं, 89 से लेके 2005 तक। 2005 में क्या होता है, हमारे दूरदर्शन केंद्र जो श्रीनगर है, उन्होंने एक पहल की कि हम थिएटर का फेस्टिवल करेंगे, और उस थिएटर फेस्टिवल में मैंने दोबारा से थिएटर में अपनी हाथ आजमाने की कोशिश की। मैंने एक अच्छा प्ले उठाया, किया, उसको अवार्ड भी मिला। लेकिन कश्मीर में मैं मानता हूं कि वो जो 2005 का थिएटर फेस्टिवल था, उसने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है थिएटर को वापस चालू करने में। लेकिन क्योंकि बीच में 15 साल बीत चुके थे, जो सीनियर हमारे थे या तो नहीं रहे थे या उन्होंने काम छोड़ दिया था, तो बहुत एक नई पौध हमारे पास आती है 2005 में। तो तब से अभी तक बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे राइटर पैदा हुए कश्मीर में, या वो किसी और फील्ड में थे तो उन्होंने ये काम। बिल्कुल। मुश्ताक साहब आप बोलें, उनसे राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा है, शायद डॉक्टर धीरेन्द्र साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र, अब जैसा कि मैंने कहा कि दिल्ली वाली बात पर फिर से हम लौट कर आते हैं। दिल्ली में इस तरह जो केसेस जो है ना कई गुना बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजूहात आप क्या मानते हैं? क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल जो है खुल चुके हैं, बच्चे बैक टू स्कूल हो चुके हैं, अब तो छुट्टियां भी होने वाली हैं, लेकिन दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है क्या दूसरे स्टेट्स के लिए? देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन ना केवल बढ़ रहा है, ये और भी बढ़ेगा और जगह भी जाएगा। स्कूल अगर आप बंद भी कर देंगे, लोग बाहर छुट्टियों में घूमने जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, इन्फेक्शन कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा। बट जो बेसिस है हमारा, जैसे आप इन्फ्लुएंजा लेते हैं, इन्फ्लुएंजा भी स्प्रेड होता है, मामूली खांसी जुकाम आपके घरों में रहता है। इतने सालों से हम लोग देखते हैं, जब भी मौसम बदलता है, बच्चों को खांसी जुकाम, नज़ला आता है, बुखार आता है, डेंगू का सीजन आता है। शायद इसी तरीके का ये कोविड सीजन को हमें एक्सेप्ट करना देना चाहिए, जब तक डिजीज सीवियरिटी ना बढ़े, बहुत ज्यादा डेथ या हॉस्पिटलाइजेशन ना इंक्रीज हो, तो हमें इसके साथ रहना सीख लेना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना है, शायद ये सही वक्त आ गया है, जब तक नई स्ट्रेन ना आए, बिल्कुल ही नई स्ट्रेन, एक्सी जैसी स्ट्रेन नहीं जो BA1 BA2 का कॉम्बिनेशन है, ऐसी स्ट्रेन जैसे बिल्कुल नया चेंज आ गया है, तब तक हमें नंबर ऑफ केसेस गिनने बंद कर देने चाहिए, अननेसेसरी बुलेटिन निकालने बंद कर देने चाहिए। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देख रहा हूँ जो कहीं ना कहीं डराती है। डराना और किसी को इंटिमिडेट करना वो नहीं करना चाहिए, बट प्रिकॉशन लेना चाहिए, एटलीस्ट मास्क पहन लें और अननेसेसरी भीड़ में ना जाएं। बस इतना ही मैं कहूँगा, इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि हमें इस समय ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। ठीक है मुश्ताक साहब, मैं आपका रुख करूं, क्योंकि इतने बड़े थिएटर आर्टिस्ट हमारे दरमियान हैं और जाहिर सी बात है मैं जानती हूं, क्योंकि हमारा और आपका जुड़ना ऐसे मौके पर हो रहा है, आप अदाकारी करके तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मुकालमा निगारी तो आप कर सकते हैं। कुछ डायलॉग ऐसे हो जाएं ताकि हमारे नाज़रीन को लगे कि मुश्ताक साहब हमारे दरमियान हैं, तो मैंने कुछ सीखा उनसे या कुछ देखा मैंने। मुश्ताक साहब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, और आपसे भी। मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मुश्ताक साहब, क्या लगता है, जैसे मैं मेडिकल साइंस में हूँ और मेरे को मन करता है मैं पेशेंट को बिना पैसे के ट्रीट करूं, उसके पास नहीं भी पैसा है, मैं ट्रीट करना चाहता हूँ। जब वो ठीक होके जाता है, वो अमीर है, गरीब है, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, मेरे को मेरी एक तरह से एक इम्पोर्टेंट चीज लगती है मेरे लिए। मेरे को ऐसा लगता है मैं सफल हुआ जीवन में। लेकिन पूरी दुनिया हर चीज पैसे से लिंक करती है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वजीर हो, चाहे कोई भी हो। तो आपके जैसे थिएटर को मैं देखता हूँ, एक ही शौक है, एक पैशन है, जैसे मेडिकल साइंस भी एक पैशन, बिना पैशन के कोई भी चीज चलती नहीं है। सो क्या मनी से ज्यादा लिंक ना होने की वजह से कम लोग आते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं बीच वाला रास्ता होना चाहिए, जिससे जो अंदर इसमें इन्वॉल्व है
अगर उसको एक मुश्ताक साहब, मैंने ये सवाल आपसे किया था कि लास्ट में आप जाते जाते कुछ ऐसे चंद अल्फाज जब आप अदाकारी कर रहे होते हैं, जब डायलॉग डिलीवरी कर रहे होते हैं, तो आप कैसे उस वक्त आपका टेम्पो होता है, तो जरा अगर आप ऐसा कुछ बोलकर दिखाएंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जहां हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है आर्ट और आर्टिस्टों को लेकर के, उनकी मतलब सोच बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, वहां मैं उनसे एक अपील करना चाहूंगा कि सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं आर्टिस्टों के लिए, फिल्म कम्युनिटी के लिए, फिल्म पॉलिसी के लिए, तो वहां आर्टिस्टों के लिए थोड़ा सा और करने की जरूरत है। आर्टिस्ट आपकी तरफ बड़ी हसद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद कुछ अच्छे अहकाम आए जो आर्टिस्टों के लिए अच्छे हों। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमें थोड़े और की तवक्को है आपसे जी। एक ड्रामा था बादल सरकार का ही, पगला घोड़ा, अब मुझे डायलॉग इस वक्त याद नहीं है तो कोशिश करता हूं। सातू बाबू, सिर्फ 7 दिन का वक्त मांगा था, 17 साल जिसको मैं खामोशी से देखता रहा और कुछ भी इजहार ना कर सका। 7 दिन मांगे थे मैंने उससे, और पिछली रात मेरी दुकान पे आई थी, जहर मांगने के लिए आई थी। मैंने कहा, वाह क्या बात है। मैं जम्मू कश्मीर जब भी हमारा आना होगा तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको लाइव ऐसा देखूं अदाकारी करते हुए। बहुत खूब। इसी नोट के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। धीरेन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाजरीन को एहतियात एक बार फिर से का मशवरा देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरेन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलती रहेगी जिंदगी में। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आदाब।